हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में अधिगम के सिद्धांत को पढ़ा रही थी, जिसमें से मैंने आपके दो सिद्धांत पढ़ाए हुए हैं। एक तो आपका था थॉर्नडाइक का सिद्धांत और दूसरा था स्किनर का सिद्धांत। आज मैं आपको कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ाने वाली हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को पहले चीज़ों को समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी करवाती हूँ। तो चीज़ों को अच्छे से ध्यान से समझिए, बिना स्किप किए वीडियो को देखिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए। ये भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट अधिगम सिद्धांत का सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ये सिद्धांत है। थॉर्नडाइक स्किनर के बाद कोहलर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इसको अच्छे से पढ़िए और इस वीडियो के एंड में मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को भी क्लियर करूंगी। जो भी आपके सवाल रहते हैं उनको मैं आपको इस वीडियो के बाद बताऊंगी, फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। आपको पता है मैं बहुविकल्पी प्रश्न क्यों कराती हूँ? जैसे आपने देखा है छोटे बच्चों को टीचर पढ़ाती है, पढ़ाने के बाद उसको एक्सरसाइज करवाती है ताकि जो उसने पढ़ा है वो उसे ध्यान में, उसके दिमाग में एकदम छप जाए। इस वजह से मैं भी चाहती हूँ कि आप जिन चीज़ों को समझ रहे हैं, जिन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ छप जाए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो तुरंत ही आपको उसका उत्तर मिल जाए। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आपके पेपर में 90+ मार्क्स आएँ और आप अच्छे नंबर लाएँ, अच्छे से पास हों, आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना आए। और इससे कुछ बातें हैं, कुछ चर्चा है जो मैं एंड में करूँगी। अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो चीज़ों को सुनते रहिए, अच्छे से समझते रहिए और पॉइंट को नोट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोशिश करिए तो नोट्स बनाते रहिए, ठीक है? क्योंकि ये जो मैं नोट्स दे रही हूँ ये आपके टेट सीटेट में भी बहुत काम आएंगे, ठीक है? क्योंकि इससे बाहर टेट और सीटेट में भी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ। डीएलएड तो आपका ही है, लेकिन टेट और सीटेट भी आपका काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस तरीके से सभी बच्चों को लाभ मिल सके, ठीक है? तो कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी इनसाइड थ्योरी ऑफ कोहलर थ्योरी, ठीक है? तो कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है इसे हम गेस्टॉल्टवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो गेस्टॉल्टवाद जो है, ये गेस्टॉल्ट जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कि संपूर्ण आकृति या समग्रता या संपूर्णता, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये संपूर्ण आकृति, संपूर्णता और समग्रता ये क्या है? तो जैसे कि देखिए मैं एक पिक्चर लेकर आई हूँ, आप देख रहे होंगे कि ये एक क्या है, गाड़ी है, ठीक है? जैसे आप किसी गाड़ी को देखते हैं, आप रोड पे चलते हैं, आप गाड़ी को देखते हैं, या आपके घर में कोई गाड़ी होगी या फिर आप बाहर निकलते हैं तो किसी गाड़ी को देखते हैं, तो क्या देखते हैं? गाड़ी आप देखते हो तो पूरी गाड़ी को देखते हो ना, या फिर आप किसी भी व्यक्ति को देखते हो तो उसे पूरा देखते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप उसके ऑर्गेन्स देख, जो आप बॉडी ऑर्गेन्स है उसको देखते हो या उसके बॉडी पार्ट को, उसके हाथ को देख लिया, उसके पैर को देख लिया, उसकी आंखों को देख लिया, ऐसा नहीं। पूरी बॉडी को आप उसे देखते हो। आपके घर में बॉटल है, आप पूरी बॉटल को देखते हो। आप बुक पढ़ रहे हो तो पूरी बुक को पढ़ते हो। ऐसा नहीं कि पूरी बुक नहीं देख रहे, आप बुक को देखना चाह रहे हो लेकिन आपको कोई अंदर से एक पेज रहा है, ऐसा नहीं होता ना। तो आप किसी भी अपने आसपास की जितनी भी चीजें देखते हो, आप किसी पेड़ को भी देखते हो, पेड़ पौधों को भी देखते हो तो उसकी पूरी आकृति को देखते हो। ऐसा नहीं कि आप उसकी जड़ को देख रहे हो, आपको उसकी सिर्फ जड़ दिखाई दे रही है, आपको उसको सिर्फ तना दिखाई दे रहा है, इस तरीके से नहीं होता है। तो गेस्टॉल्टवाद का मतलब होता है संपूर्ण आकृति, यानी आप जो भी चीजें देखते हो संपूर्ण पूरी तरीके से देखते हो, ठीक है? तो गेस्टॉल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संपूर्ण आकृति, समग्रता अथवा संपूर्ण। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम किसी गाड़ी को देखते हैं तो उसे समग्र या होल रूप से देखते हैं, ना कि सिर्फ उसके पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक गाड़ी का एग्जाम्पल लाई हूँ, लेकिन आपको ये समझना है कि हम दुनिया में कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसकी पूरी आकृति को देखते हैं, ना कि उसके किसी एक पार्ट को देखते हैं, ठीक है? तो इसी को हम कहते हैं गेस्टॉल्टवाद। गेस्टॉल्टवाद का मतलब होता है संपूर्ण आकृति। आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा गेस्टॉल्टवाद है इसको कई नामों से भी जाना जाता है, यानी हमारा सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी गेस्टॉल्टवाद का सिद्धांत, इसे हम समग्रवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे हम संपूर्णवाद का सिद्धांत भी कहते हैं और इसे अवयवीवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसी को हम पूर्णांकवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है? जो चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं लिखी उसको नोट करते रहिए, ठीक है? ये पॉइंट भी नोट करिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संपूर्णवाद, समग्रवाद और संप्रदायवाद या पूर्णांकवाद किसने दिया है, तो आप बताएंगे किसने दिया है, कोहलर ने दिया है, ठीक है?
आगे बढ़ते हैं, इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं। देखिए आपको पता है, जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि थॉर्नडाइक को अपना प्रयोग थॉर्नडाइक ने किस पर किया है, अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, बिल्ली पर किया था, और स्किनर ने किस पर किया था, चूहे और कबूतर पर किया था। इसी तरीके से हमारे जो गेस्टॉल्टवादी यानी हमारे जो कोलर जी हैं, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया है, चिंपैंजी पर किया है। देखिए आपको चिंपैंजी दिख रहा है ना, चिंपैंजी पर किया था, यानी वन मानुष पर किया था, जिसका नाम क्या था, सुल्तान था। इस चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान था। देखिए मैं पिक्चर को लेकर इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि आप क्या करें, आप जब भी पेपर में पढ़ेंगे, अगर आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने कोलर में बंदर वाली पिक्चर देखी थी, है ना। तो इस तरीके से ये पिक्चर के माध्यम से आपको पढ़ाती हूँ, जो पिक लेकर आती हूँ, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जाएं। ठीक, तो मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की, पूरी तरीके से बताने की पूरी कोशिश करती हूँ। चलिए देखिए, इसके जो हमारे गेस्टॉल्टवाद के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, मैक्स वर्दीमर हैं। क्या है इनका पूरा नाम था, मैक्स वर्दीमर। क्या नाम था इनका पूरा नाम, मैक्स वर्दीमर था। इनका पूरा नाम था मैक्स वर्दीमर। ठीक है, मैक्स वर्दीमर था। इनके प्रयोगकर्ता यानी इनके सहयोगकर्ता कौन थे, कोलर, कोपका और वुर्ट लेविन जी भी थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है वुर्ट लेविन के बारे में, तो कोलर, कोपका और वुर्ट लेविन जी थे। ठीक है, वुर्ट लेविन थे, कोलर, कोपका और वुर्ट लेविन थे। ठीक है, इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, वन मानुष, जिसका नाम क्या था, सुल्तान था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से ये आपका पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका पॉइंट, कि कोलर ने जिस वन मानुष यानी जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सुल्तान। ठीक है, चलिए सहयोगकर्ता, आपने सुल्तान मूवी देखी है ना, तो सुल्तान मूवी से आपको याद रहेगा कि कोलर का जो वन मानुष था, जो चिंपैंजी था, उसका भी नाम क्या था, सुल्तान था। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट है इस प्रतिपादन यानी इसका जन्म कहाँ हुआ था, इसका जन्म 1912 में जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1912 में जर्मनी में हुआ था, और इसीलिए वहां पर जर्मनी में गेस्टॉल्टवाद को संपूर्णवाद या संपूर्ण आकृति कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और मैंने नोट यहाँ पर किया है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादन वर्दीमर, कोपका, कोलर को माना जाता है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो मैक्स वर्दीमर, कोलर, कोपका और वुर्ट लेविन जी थे, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोलर का प्रयोग, जैसे आपने सभी अधिगम के सिद्धांत में प्रयोग पढ़ा है, आपने थॉर्नडाइक में बिल्ली का प्रयोग पढ़ा था, और फिर आपने स्किनर वाला कबूतर और चूहों का प्रयोग पढ़ा। अब आप पढ़ने जा रहे हो कोलर का प्रयोग। कोलर ने किस पर प्रयोग किया था, वन मानुष यानी चिंपैंजी पर, जिसका नाम सुल्तान था। चलिए इसकी थोड़ी सी स्टोरी हमेशा की तरह, जैसे मैंने आपको थॉर्नडाइक और स्किनर के बारे में बताई थी, वैसे इसकी बता देती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसका। ठीक है, कोलर ने क्या किया, कोलर ने अपना प्रयोग जो है, अपना एक्सपेरिमेंट जो है, एक चिंपैंजी यानी सुल्तान नामक वनमानुष पर किया था। सुल्तान नामक वनमानुष को इन्होंने एक खाली कमरे में बंद कर दिया, और उस कमरे में एक छड़ी रखी हुई थी और एक बॉक्स रख दिया। ठीक है, सुल्तान को कमरे में बंद कर दिया और कुछ केले लाकर उन्होंने क्या किया, छत पे बांध दिया। ठीक है, और उस सुल्तान को कमरे में बंद करने के बाद वो चले गए। फिर उन्होंने देखा कि सुल्तान क्या करता है, उस केले को पाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो केले छत पे लगे हुए हैं और सुल्तान नीचे है, तो वो उसको उछल कूद कर क्या कर रहा है, केले को पाने की कोशिश करता है। लेकिन केले छत पर लटक रहे हैं, तो वो किस तरह कैसे पा सकता है, कितना भी उछल ले, है ना, वो बहुत ऊंचाई थी उस छत की, तो वो नहीं पा पाता है। फिर वो सामने देखता है कि एक छड़ी रखी हुई है, वो दिमाग लगाता है कि छड़ी है, अब मैं इस छड़ी के माध्यम से मैं इन केले को पा सकूंगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे वन मानुष यानी जो हमारे चिंपैंजी होते हैं, ये इनको केले बहुत पसंद होते हैं। तो ये क्या किया, उसने छड़ी से पाने की कोशिश की, फिर भी वो उस केले को नहीं पा सका। फिर उसने कुछ देर बाद देखा कि उस जो रूम में जिसे उसे बंद कर दिया गया था, उस रूम में एक बॉक्स भी रखा हुआ है, यानी एक बॉक्स रखा हुआ है। उस बॉक्स को उसने उठाया और दिमाग लगाया कि मैं इस बॉक्स पे चढ़ के केले को पा सकता हूँ। फिर उसने उस वो बॉक्स को उठाया, बॉक्स को लाया और वो बॉक्स पे चढ़ गया, और बॉक्स के चढ़ने के बाद उसने जो उसके हाथ में डंडी थी उसके माध्यम से केले को पाने की कोशिश की, और वो केले को पा गया। तो ये थी पूरी कहानी। कितनी छोटी सी कहानी थी। सुल्तान को क्या किया गया, कमरे में, खाली कमरे में बंद कर दिया गया, और उस छत में केले को लटका दिया गया, और सुल्तान उस केले को पाने की कोशिश करने के लिए छड़ी से पहले तो उछल कूद करता है, नहीं पाता है, फिर छड़ी से पाने की कोशिश करता है, फिर भी नहीं पाता है, फिर बॉक्स रखता है, उस पर चढ़ता है और छड़ी से पा लेता है। समझ में आए, बस इतनी सी कहानी थी। पर इसको लिखना कैसे, चलिए बताते हैं।
तो कोहलर का प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया गया था। देखिए ये कैसे पाने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले क्या कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, ठीक है, फिर छड़ी के माध्यम से कोशिश करता है, फिर देखिए बॉक्स को रखता है, बॉक्स के माध्यम से पाता है। ये देखिए यहाँ पे भी, ये देखिए मैंने बताया अभी, ठीक है, ये देखिए छड़ी के माध्यम से पाने की कोशिश कर रहा है। देखिए कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नाम के चिंपैंजी यानी वन मानुष पर किया। उसने चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और छत पर कुछ केले लटका दिए। भूखा होने की वजह से चिंपैंजी उछलकर केले को पकड़ने का प्रयास करता है, यानी कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन केले ऊंचाई पर होने की वजह से चिंपैंजी केले को नहीं पकड़ पाता है। फिर कोहलर द्वारा वहां एक छड़ी रख दी जाती है। चिंपैंजी की नज़र छड़ी पर गई और वह केले को तोड़ने का फिर से प्रयास करता है, यानी फिर से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा ऊंचाई की वजह से नहीं पहुंच पाता है। फिर कोहलर ने वहां एक डब्बा रखा, चिंपैंजी ने बॉक्स देखा और उस पर चढ़कर छड़ी की सहायता से केले तोड़ लिया। तो प्रयोग के अनुसार चिंपैंजी ने जब मानसिक क्रिया की तभी वह बॉक्स और छड़ी का इस्तेमाल करके केलों को तोड़ पाया, ठीक है। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब चिंपैंजी ने केले उतारे तो उसने छड़ी और बॉक्स का समग्र रूप से प्रयोग किया, इसलिए इसे गेस्टॉल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का मतलब ये होता है, जब भी हम किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो उसका सॉल्यूशन हम कई तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कई तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे पहले केस चिंपैंजी ने क्या किया, उछल कूद के कोशिश की, फिर नहीं उसकी नाकामयाब हुआ, फिर उसने छड़ी के माध्यम से किया, फिर भी उसको कामयाबी नहीं मिली, फिर उसने बॉक्स रखा और छड़ी पे चढ़ के केले को पा लिया। तो इसी तरीके से जब हम भी किसी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो उनको कई तरीके से उसके बारे में सोचते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, कैसे इसे छुटकारा पाना है। तो यानी भी किसी समस्या के दौरान या किसी भी समस्या को हल करने के लिए जो हम समस्या के अलग अलग पक्षों का चिंतन करते हैं, अलग अलग पक्षों के बारे में सोचते हैं कि इस समस्या से हमें कैसे निकलना है, ठीक है। जैसे मान लो आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, आप मान लो आपने कोई भी रूल फॉलो किया, उसके लिए जो भी नियम है उसको फॉलो किया, उससे नहीं निकला, फिर आप दूसरा मेथड लगाते हो, नहीं निकला, फिर आप तीसरा मेथड इस्तेमाल करते हो, फिर आपको उसका आंसर मिल जाता है। तो इसी तरीके से तो आपकी लाइफ में एक यही मैथ्स का ही एग्जाम्पल नहीं, कोई भी आपकी लाइफ में कभी भी आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई तरीकों से उसके बारे में सोचते हो। इसी सोच को हम क्या कहते हैं, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। यानी किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए हमारे दिमाग में जो अचानक से आइडिया आता है, उस अचानक से आइडिया उससे उस समस्या को दूर करने के लिए, उस समस्या को ढूंढकर उस समस्या का समाधान करने के लिए हम जो भी कोशिश करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये कहा गया कि चिंपैंजी ने केले उतारे तो उसकी छड़ी और बॉक्स का समग्र रूप से प्रयोग किया, इसी को हम गेस्टॉल्ट सिद्धांत कहते हैं। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि गेस्टॉल्ट के बारे में हमने क्या बताया कि गेस्टॉल्ट का मतलब होता है संपूर्ण आकृति। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि जब चिंपैंजी यानी हमारे जो वन मानुष यानी जब हमारा सुल्तान था, उसने क्या किया, उस केले को पाने के लिए समग्र आकृति का प्रयोग किया, यानी कि छड़ी को पूरा प्रयोग किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि छड़ी के तोड़ के हिस्से काट के फेंक के प्रयोग किया, नहीं, उसमें जो बॉक्स रखा हुआ था उसको पूरा इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं कि उसके कुछ पार्ट को इस्तेमाल किया, है ना। तो पूरी आकृति का उसने इस्तेमाल किया, और अपने भी ऐसा तो नहीं अपने हाथ से तोड़ के फेंक दिया, ऐसा नहीं है ना। तो इसी समग्र आकृति का इस्तेमाल करने की वजह से इसे हम गेस्टॉल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत देने का श्रेय किसका था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, ये कुछ नोट्स हैं, ये अलग से मैंने आपको लिखवाया है, ये हमारे देखिए कोहलर जी हैं, ठीक है। तो क्या है, जो अंतर्दृष्टि का जो अधिगम का सिद्धांत है, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है, इसको देने का जो श्रेय है वो किसको मिलता है, कोहलर को मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत का श्रेय किसे दिया जाता है और 4 ऑप्शन होंगे, तो आप क्या टिक लगाएंगे, कोहलर को, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है, इसमें इस सिद्धांत में कोफका ने भी सहयोग दिया था। सूझ का सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है, यानी कि कोहलर के साथ साथ कोफका ने भी इसमें सहयोग दिया था। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया इसमें कोफका ने भी सहयोग दिया था।
ठीक है, कोफका नामक वैज्ञानिक ने भी सहयोग दिया था। और सूझ का सिद्धांत, सूझ का मतलब होता है संज्ञानात्मक कार्य पर बल देना, यानी भी किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए, किसी भी समस्या से निकलने के लिए, किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, ठीक है, तब हम उस चीज़ से बाहर निकल पाते हैं। इसी को हम संज्ञानात्मक कार्य कहते हैं। हम जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में उसका समस्या का समाधान करते हैं, इसी को हम संज्ञानात्मक कार्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये बस इतना ही आपका है, इतना ही आपको पढ़ना है। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले, यानी कि आपने अच्छे से समझ लिया, एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं, ताकि जो अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हो तो आपको अच्छी सी चीज़ें, आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको समझ में आ जाए कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं स्टोरी की तरह बताने जा रही हूँ, एकदम ध्यान से वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। मैंने क्या पढ़ा कि कोहलर का अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत पढ़ा, जिसमें मैंने पढ़ा कि इस सिद्धांत का जन्म, यानी सिद्धांत का जन्म जो है 1912 में जर्मनी में हुआ था, और इसके संस्थापक मैक्स वर्दिमर थे, और इनके सहयोगियों में कोहलर, कोफका और वुड लेविन थे। ये जो हमारा जो सिद्धांत है, इसे हम सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसे हम गेस्टॉल्टवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे समग्रवाद का सिद्धांत, पूर्णांकवाद का सिद्धांत और संपूर्णवाद का सिद्धांत। ठीक है, फिर मैंने क्या पढ़ा, ये जो गेस्टॉल्टवाद है, ये गेस्टॉल्ट शब्द ये जर्मन भाषा शब्द है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण आकृति, यानी किसी भी समस्या को समझने के लिए हम पूरी समस्या की जानकारी हमारे लिए जरूरी है। यानी हम जब किसी भी प्रॉब्लम में पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम कैसे हुई, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर कमी रह गई, तो इसके बारे में हम पूरी उसकी जानकारी लेते हैं, तभी हम उस चीज़ को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि ये इसमें पूछा क्या गया है, फिर इसका हमें क्या अर्थ देना है, इसका क्या मतलब है, हम इसके बारे में क्या बताएंगे, तभी हम उसको पेपर को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो हमारे कोहलर हैं, इन्होंने हमारे सुल्तान नामक वनमानुष यानी चिंपैंजी पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया, इन्होंने उस पर प्रयोग किया। और इन्होंने क्या प्रयोग किया, इन्होंने एक चिंपैंजी को, इन्होंने वनमानुष को, इन्होंने सुल्तान नामक वनमानुष को एक खाली कमरे में बंद कर दिया, और उस कमरे में क्या किया, एक केले को लटका दिया। सुल्तान क्या करता है, उछल कूद करके केले को पाने की कोशिश करता है, वो केले को नहीं पा पाता है। फिर उस रूम में एक छड़ी रखी होती है, उस छड़ी से उसको पाने की कोशिश करता है, फिर भी वो हार जाता है। फिर देखता है कि एक बॉक्स रखा हुआ है, उसके दिमाग में आता है कि इस बॉक्स के माध्यम से मैं इस पर चढ़ूंगा और छड़ी से केले को पा लूंगा। इस तरीके से वो केले को पा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, और हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी कहानी। ठीक है, समझ में आ गया क्या था, ये थी आपकी पूरी कहानी। अब आगे है, कुछ पॉइंट आप लिख लीजिए। जो हमारे जो गेस्टॉल्टवाद हैं, इनकी जो हमारे जो कोहलर हैं, इनकी पुस्तक का नाम था द टास्क ऑफ गेस्टॉल्ट। लिख लीजिए प्लीज़, आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पर लिखना भूल गई, वैसे आता नहीं लेकिन पढ़ लीजिएगा, आ भी सकता है। द टास्क ऑफ गेस्टॉल्ट, ठीक है, द टास्क ऑफ गेस्टॉल्ट लिख लीजिए जल्दी से। द टास्क, TASK, टास्क, OF ऑफ गेस्टॉल्ट। ठीक है, सेकेंड बुक जो इनकी थी वो थी द मेंटेलिटी ऑफ एप्स, एप्स यानी कि चिंपैंजी वगैरह। ठीक है, क्या थी, द मेंटेलिटी ऑफ एप्स, क्या थी, द मेंटेलिटी ऑफ एप्स। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो ये आप प्रश्न जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ डाउट्स हैं आप लोगों के, पहले मैं वो क्लियर कर देती हूँ। देखिए, पहला डाउट्स ये था, मुझे जो भी याद आते जा रहे हैं आपके डाउट्स वो बता रही हूँ। देखो, मुझसे कुछ प्रशिक्षुओं ने पूछा है कि क्या मैं ये जितना आपने पढ़ाया है अभी तक, जो भी आपने बहुविकल्पी प्रश्न कराए हैं, जो भी राजन सीरीज, पवन सीरीज, जितने भी आपने महामैराथन क्लासेस कराई हैं, क्या उतना पढ़कर मेरे 90+ मार्क्स आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे, पूरे 100% के साथ कह रही हूँ, बिल्कुल आएंगे। मैंने उतना ही पढ़ के मेरे भी 90+ मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो मैं अपने खुद के नोट्स आपको टाइप करके ही देती हूँ, ये नहीं कि मैं कहीं से भी पढ़ाकर ऐसे ही वैसे पढ़ा रही हूँ, नहीं देती हूँ। मैंने भी 6 to 8 स्टैंडर्ड की जो SCERT की बुक आती, आपको पता है ना, जो आपका जो ये DLED का पेपर होता है, ये SCERT बुक से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं।
तो मैंने जो 6 to 8 स्टैंडर्ड की जो SCERT की बुक होती है उन बुक से मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। बहुत से ऐसे प्रशिक्षु हैं, बहुत से जो गवर्नमेंट स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल होता है वहाँ पर जा करके बुक्स को परचेस करते हैं, वहाँ से बुक्स को ले आते हैं, ठीक है। जो बच्चों की बुक्स होती हैं उनको लाते हैं, उससे पढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपको उस बुक से भी पढ़ा दिया, सोचिए, मैंने उस बुक से भी पढ़ाया, राजन सीरीज से भी पढ़ाया, पवन सीरीज से भी पढ़ाया। और जो आपकी जो SCERT की बुक है, अगर आपको नहीं यकीन है तो आप उस बुक को लाइए और देखिए, सेम वही जो मैंने जिस तरीके से आपको पढ़ाया है वैसे ही उसमें नोट है, ठीक है। तो जो SCERT बुक से जो मैंने पढ़ाया है, इसलिए पढ़ाया क्योंकि जो आप इस बुक से जो पढ़ के जाते हो, इस बुक्स के नोट्स को आप लिखते हो तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि राजन सीरीज और पवन सीरीज से तो सभी पढ़ते हैं, सभी लिखते हैं, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग करके जाइए, ठीक है, तभी आप मार्क्स अच्छे ला पाओगे। जितना मैंने पढ़ाया है आप सिर्फ उतना ही पढ़ लीजिए, आपकी बिल्कुल भी बैक नहीं लगेगी। वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका मैथ हो, कंप्यूटर, जितना पढ़ाया आप उसको बस जल्दी से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जितना रिवीजन कर लोगे, जितना पढ़ोगे, इतना तो आपको रिवीजन करने में इतना टाइम लगेगा, शायद आप इतना भी ना पढ़ पाओ जितना मैंने पढ़ाया है। लेकिन मैं यही कहूँगी, आप कुछ मत करो, सिर्फ इतनी चीज़ों को पढ़ो। जब मैं राजन सीरीज भी करा दी हूँ, पवन सीरीज भी करा दी हूँ, मैं जब सारे SCERT से रिलेटेड चीज़ों को भी करा दी हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो महामैराथन क्लासेस हैं वो भी करा दी। फिर आप क्यों पूछ रहे हैं कि इतना ही पढ़ने से ना, क्या आप इतना पढ़ पाओगे? इतना पढ़ना भी आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। आप इतना ही पढ़ लो, बहुत बड़ी बात है। तो ये पूछने की कोई बात नहीं है। जो मैंने आपको महामैराथन क्लासेस कराई हैं वो इनफ है, बहुत अच्छी क्लासेस हैं, बहुत हैं। आप पिछले क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, वहाँ से कई सारे उसमें मैंने, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखकर पेपर को पढ़ाया है। क्योंकि आपके जो 70%, सोच लीजिए 70% की बात कर रही हूँ मैं, 70% आपके जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपकी जो राजन सीरीज है, पवन सीरीज के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं और जो अति लघुत्तरी प्रश्न है, उतना ही पढ़ लो, आपके वहां से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे। इसलिए मैंने सॉल्व भी करा दिए। आप अति लघुत्तरी प्रश्न जो मैंने राजन सीरीज, पवन सीरीज के कराए हैं उनको बहुत अच्छे से देख लीजिए। बहुविकल्पी प्रश्न, एक एक प्रश्नों को अच्छे से समझ के पढ़ लीजिए। उससे बाहर एक भी प्रश्न आपके ना बहुविकल्पी आएंगे, ना ही अति लघु आएंगे, ठीक है। जो बच्चे, मैं हमेशा हर प्रशिक्षुओं को यही समझाती हूँ, और जो ये चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं उन्हीं की बैक लगती है। आपको पता है बहुत से ऐसे प्रशिक्षु हैं इस बार भी जिनकी हिंदी में बैक लगी है, साइंस में लगी है, मैथ्स में तो लगती ही लगती है, हिंदी साइंस में भी लगी है। मैं नहीं चाहती आप लोगों की बैक लगे। तो जो मैंने महामैराथन क्लास पढ़ाई, प्लीज़ आप उससे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। उतना ही पढ़ लेंगे आपके लिए इनफ है। इतनी ही चीज़ों को पढ़िए, ज़्यादा भागने की कोशिश मत करिए। मैं हर एक वीडियो में यही कहती हूँ कि ज़्यादा भागने की कोशिश मत करिए, इतना ही पढ़ लीजिए। लास्ट में क्या होता है, आप इतना पढ़ लेते हो, लास्ट में कुछ नहीं बचता है। आप रिवीजन करते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो कि आप कौन सा पढ़े, क्या पढ़े, टाइम ही नहीं, क्योंकि आपका एक दिन में 3 पेपर होता है, बीच में आपको रिवीजन का भी टाइम नहीं मिलता। आधे घंटे समझ लीजिए आप, एक घंटे का आपका पेपर होता है और 1 घंटे का बीच में गैप मिलता है। उस 1 घंटे में आपको आधा घंटा निकलने में लग जाता है, निकलने और अंदर जाने में लग जाता है, और आधे घंटे में आप क्या ही रिवीजन कर पाओगे। आप उस टाइम थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हो, पानी पी लेते हो, ये करते हो, आने जाने में, डिस्कशन करने में ही आपको टाइम, आपने क्या किया, आप सबसे पूछने लगते हो, तुमने ये पहले में क्या लिखा, दूसरे में क्या भरा, तीसरे में क्या, इस डिस्कशन में ही आपका टाइम निकल जाता है और बेल बज जाती है, फिर अंदर चले जाते हो, कुछ रिविज़न नहीं हो पाता है। सोचिए 1-1 घंटे के बाद पेपर होते हैं आपके, 3 पेपर, एक भी दिन गैप भी नहीं होता है। जो आपको गैप मिल जाए तो आप पेपर को रिवीजन करने का भी टाइम नहीं मिलता। आप भाई यहाँ से जाते हो 5 बजे, अपने घर पे जाते हो, 6 बजे घर पहुँचते हो, घर पे पहुँचने के बाद आपको बहुत नींद आई होती है, क्योंकि आप पूरी रात जगे होते हो, क्योंकि 3-3 पेपर एक दिन होता है। फिर आपको थोड़ा सा सोना होता है, फिर आपको उसी एक रात में वो भी 2-3 घंटे आप पढ़ते हो, क्योंकि आपको सुबह पेपर भी देना रहता है, तो आप सोगे नहीं तो भी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। तो सोचिए, इसीलिए कह रही हूँ जितना मैंने पढ़ाया है ये इनफ है, इतना ही पढ़ लीजिए। बार बार मैं पिछली बार के जो फर्स्ट सेमेस्टर मैंने ये पढ़ाया था, वो प्रशिक्षु इतने ही पढ़ के 90+ मार्क्स लेकर आए हैं, ठीक है। अब तो मैं आपको और भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रही हूँ, और भी चीज़ें पढ़ा रही हूँ, जो पेपर में कुछ पूछी गई हैं उनको भी पढ़ा रही हूँ। फिर भी आप पूछ रहे हो, जो 90+ मार्क्स पहले ही उतना ही पढ़ के आ गए हैं, अब आप तो कह रहे हो कि इतना आ जाए, बिल्कुल आएगा, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जो भी चीज़ें मैंने नहीं कराई हैं, जो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें छूट गई, वो मैं तो करा ही रही हूँ ना, तो आप परेशान मत होइए। और जितना पढ़ाया, जितनी भी महामैराथन क्लास पढ़ाई, एकदम रट्टा मान लीजिए, पहले उनको खूब अच्छे से समझिए, एकदम रट्टा मान लीजिए, ठीक है।
ऐसा पढ़िए कि एकदम आप सोच लीजिए ऐसा हम पढ़ के जाते थे कि वहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन होता था बिल्कुल 2 कॉपी में लिख कर आती थी। 90+ मार्क्स ऐसे ही नहीं मिलते हैं, बिल्कुल वैसे लिखना भी पड़ता है। एकदम 2 कॉपी लिख कर आती थी, कहीं भी इधर उधर की बकवास नहीं लिखती थी, क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं आता है कि आपको कहानियाँ लिखनी पड़े। ठीक है, कॉपी आपको कैसी लिखनी है ये मैं आपको इस पर एक वीडियो बना दूंगी, किस तरीके से कॉपी लिखनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, भले ही आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, लेकिन उस क्वेश्चन में कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जिसके बारे में आपको कुछ तो पता होगा। क्वेश्चन को छोड़ कर मत आइएगा। जिन्होंने 3-3 कॉपियाँ भरी और 2-2 3-3 क्वेश्चन जिनके छूट गए उनकी बैक लग गई, और जिन्होंने सिर्फ एक ही कॉपी में ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया वो 90+ मार्क्स लेकर आए। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप महान हो, हर कोई महान नहीं होता, ना ही मैं ही महान थी। कुछ ऐसे क्वेश्चन हर पेपर में ऐसा होता था, कोई भी 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता था जो हमें भी नहीं आता था, लेकिन छोड़ कर नहीं आते थे। उस क्वेश्चन के बारे में कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो जानते होंगे, उसमें कोई भी एक ऐसा शब्द होगा जिसके बारे में आप जानते होंगे, उसके बारे में आप वहाँ पर लिख कर आओ। क्या होता है, अगर कुछ ऐसे प्रशिक्षु होते हैं जिनकी बैक भी लगने वाली होती है, तो एग्जामिनर इतना भी गंदा नहीं होता है कि आपको फेल कर दे, लेकिन वो मजबूरी में मजबूर होता है तभी फेल होता है। जब आपने क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व किया तो उसमें वो क्या नंबर देगा? और जब आप फेल हो रहे होते हो तो वो क्या करता है, अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर लिखा भी है तो उसमें 1-2 करके ऐसे नंबर, 2 नंबर का है तो आधा ही नंबर दे दिया है ना, इस तरीके से नंबर दे देता। और जब आपने लिखा ही नहीं तो उसमें नंबर क्या देगा? तो कॉपी में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। फिर मैं कह रही हूँ, एक भी क्वेश्चन जिनको मैंने बताया था, कुछ मेरे प्रशिक्षकों से बात हुई जिन्होंने पहले पेपर दिया हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का, उन्होंने कहा पहले आपने बताया तो मैंने सुना नहीं, अब मुझे पछतावा हो रहा है, काश मैं आपकी बात मान लेता। जो हमारे जानने वाले भी, उन्होंने भी यही कहा कि आपने कहा था कि एक भी क्वेश्चन छोड़कर ना आना। और क्या होता है, जो क्वेश्चन आ रहा होता है उसके बारे में 2-3 पेज भरे जा रहे होते हैं, आप उसके आने के बाद भी अगर आप 2-3 पेज भरे हो तो भी एग्जामिनर को लगेगा आपने इसमें बकवास लिखा है, कुछ अच्छा नहीं। सिर्फ 4 और 5 लाइन में लिखिए, 2 नंबर का है, 4 और 5 लाइन में लिखिए, 1-1 2-2 पेज भरने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि भाई 2 नंबर का था और मैंने परिभाषा पूछी और इसने पता नहीं कहाँ से कितनी स्टोरी लिख दी, उसको पता चल, भले ही आपने उसमें सही लिखा है लेकिन वो समझ जाता है कि आपने इसमें मनगढ़ंत कहानी लिखी हुई है। ठीक है, तो ऐसा पढ़िए एकदम अच्छे से। भाई ये तो 6 to 8 स्टैंडर्ड के बच्चों की आप बुक पढ़ रहे हो, अगर इसे भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, इसको भी नहीं पास कर पा रहे हो तो फिर क्या होगा? ठीक है, अभी आपको तो टेट सीटेट भी करना है, तो यही मैं कह रही हूँ, किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर मत आइएगा। और जितना मैंने पढ़ाया है, यानी जो महामैराथन क्लासेस है वही पढ़ के 90+ मार्क्स बच्चे लेकर आए हैं। और आप कह रही हो कि आप लोग कह रहे हो कि मतलब क्या ये इतना ही पढ़ के 90+ आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे, लेकिन इतना ही पढ़ लो, पूरा पढ़ लो पहले, इतना ही। ठीक है, तो चलिए अच्छे से पढ़िए, जितना भी पढ़ाया है उस सभी को मैंने साइंस के सारे आपके चैप्टर सॉल्व कर दिए हैं। मैथ्स की जितनी भी महामैराथन क्लास पढ़ाई है उसको पढ़ लीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, पहले जो पिछला है उसको भी पढ़ते चलिए। ठीक है, और मैंने आपको सोशल साइंस बहुत अच्छे से जितना पढ़ाया सिर्फ उतना ही पढ़िए, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने उसको अच्छे से एक बार नोट कर लिया है, देख लिया है क्या चीज़ें उसमें छूट गई, कुछ भी नहीं छूटा है, उतना ही इनफ है। ठीक है, आपका साइंस है उतना ही इनफ है, कुछ आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सोशल साइंस है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैथ बहुत अच्छे से पढ़ाया है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं भी पढ़ाऊँगी। ठीक है, जैसे कि आपके प्रकार के बारे में, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं ये सब थोड़ा सा। उसके बाद आपका जो होता है आपका संस्कृत में भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, कोई भी चीज़ बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही इनफ है। लेकिन कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो मैं ऐड कर दूँगी। और बाल विकास तो आपका पढ़ा ही रही हूँ, अब मेरा फोकस है बाल विकास पे। ये मैं कंप्लीट करने के बाद आपका जो सेकंड पेपर है शिक्षण शास्त्र, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने अभी मुझे पढ़ाना है वो पढ़ा। और कंप्यूटर की बारी आई है तो कंप्यूटर तो बिल्कुल भी मुझे नहीं पढ़ाना है, जितना पढ़ाया उतना ही बहुत है, उससे ज़्यादा एक भी कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठाकर देख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे उसमें क्वेश्चन ऐड किए और इतनी अच्छे से समझाया है। आप कमेंट्स में देखिए कितने सारे कमेंट्स हैं, इतने अच्छे से मैंने कंप्यूटर समझाया है, किसी ने भी इतने अच्छे से नहीं समझाया। तो चलिए अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अब जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताइए इन क्वेश्चन को। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है? कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर या पावलोव? तो अभी आपने क्या पढ़ा था? और जब भी मैं प्रश्न, ये बहुविकल्पी प्रश्न पूछती हूँ तो जल्दी से आप जिस तरीके से आपने थॉर्नडाइक में और स्किनर में आंसर को बताया, इसी तरीके से इस आंसर को भी आप जल्दी से कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है,
देखिए इधर में थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा मैं बिज़ी भी हूँ और क्या है कि कोई टाइम नहीं है कि मैं एक टाइम फिक्स मैंने नहीं किया है कि हाँ मैं इस टाइम क्लास करूँगी, कभी भी मैं क्लास ले सकती हूँ। तो आप अपनी नोटिफिकेशन चेक कर लिया करिए, ठीक है। देखिए अब और थोड़ा 4-5 दिन की बात है, उसके बाद में आपके जो ये फर्स्ट सेमेस्टर है, सॉरी आपका जो फर्स्ट पेपर है और सेकेंड पेपर, मैं सुबह फर्स्ट पेपर और शाम को सेकेंड पेपर इस तरीके से सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट्स में लिखिए कौन माना जाता है। वेरी गुड, कौन माना जाता है, कोहलर, ठीक है। कोहलर जो है ये अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक थे। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने अंतर्दृष्टि और सोच का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। क्या व्यक्ति जानवर से श्रेष्ठ है इस तरीके से है, या जानवर व्यक्ति से श्रेष्ठ है ये बताया गया है, नहीं। स्वायत्त या क्षिक क्रियाएं हैं, बिल्कुल नहीं। संज्ञानात्मक संक्राय है, पर परिस्थिति में विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है, नहीं। क्या है, संज्ञान संक्राय है, पढ़ाया था कि संज्ञानात्मक सिद्धांत है, ठीक है। तो उत्तर नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है, जल्दी बताइए। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत। आपको पता है कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमने थॉर्नडाइक का पढ़ा, हमने स्किनर का पढ़ा और कोहलर का पढ़ रहे हैं, ये सभी क्या हैं, अधिगम के सिद्धांत हैं। तो उत्तर नंबर 4 आपका सही है। जल्दी जल्दी से कमेंट्स में बताइए किसके किसके आंसर सही निकल रहे हैं। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि यानी सूच द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर किया, बिल्ली पर किया, वन मानुष पर किया या चूहों पर किया, जल्दी से बताइए किस पर किया, हाँ वन मानुष पर। कमेंट्स में लिखिए कि वन मानुष का नाम क्या था, जल्दी जल्दी से कमेंट्स में लिखिए कि वन मानुष का नाम क्या था, ठीक है। उस वन मानुष का नाम क्या था, जल्दी से कमेंट्स में मुझे बताइए। अगर आपने कमेंट्स में बताया मैं समझ जाऊंगी आपने चीज़ों को अच्छे से समझा है, अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। उस वन मानुष का नाम जल्दी से कमेंट्स में लिखिए। तो ये थे आपके इतने क्वेश्चन, बस इतने ही पूछे जाते हैं, ये आपके क्वेश्चंस थे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी तरीके से स्माइल करते रहिए। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में, ताकि जो भी प्रशिक्षु हैं उनको इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।